Hello student, in this video we will discuss about the separation of different gases from air. Air में से हम different gases because we know that the air is a mixture of different gases. Air जो है is a homogeneous mixture of different gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, helium, neon, fluorine, etc. So there are number of gases which is homogeneous. Homogeneous मतलब which have uniform composition throughout the bulk. पूरे बल्क में homogeneous mixture होता है, means they are completely miscible with the each other. ये पूरी तरह से एक दूसरे में miscible है. तो how can we separate the miscible gases into different component? इनको हम किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, इनके सभी components को how can we separate them? तो इसके लिए हमें क्या कर, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यदि मान लीजिए कोई मिक्सिबल लिक्विड का यदि मिक्सचर है, मिक्सिबल लिक्विड का मिक्सचर जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम होता है, तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. यहाँ पर भी यही है कि डिफरेंट गैसेस है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी 25 केल्विन से कम होगा और ये भी मिक्सिबल होती है एक दूसरे में. तो हम इनको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. तो the components of air can be separated by fractional distillation method. Components of air can be separated by fractional distillation method. अब लेकिन fractional distillation के लिए तो हमें लिक्विड की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर है, मिक्सचर ऑफ मीन्स डिफरेंट गैसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड. इसको हम सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और लिक्विड के बाद फिर उसको स्लोली वार्म अप करेंगे. डिस्टिलेशन मेथड में जैसे किया जाता है उसको हीट करेंगे और हीट करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवापोरेट होकर के सेपरेट हो जाएगा. जिसका जैसे जैसे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा सब्सटेंस का, वन बाय वन वो सेपरेट होते जाएंगे. तो इसमें भी हमें हम इसके लिए मतलब स्पेशली जो डिज़ाइंड अपरेटस होता है उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके से पहले उसको हमें कंप्रेस करना पड़ेगा एयर को और कूल करना पड़ेगा, तब जाकर के वह लिक्विफाई हो पाएगा. तो इसको फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं गैसेस के सेपरेशन को कि एयर है, इनको हमने कूल एंड कंप्रेस किया. कूल और कंप्रेस बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर. टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे. ऐसा करने से ये एयर जो है अभी गैसियस फॉर्म में है, इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एयर. ये लिक्विड एयर के रूप में हमें मिल जाएगा. लिक्विड एयर जब मिलेगा उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एज सॉलिड फॉर्म, ये हमें वहाँ पर सॉलिड फॉर्म के रूप में मिलेगा. एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसको ड्राई आइस का नाम देते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड तो सेपरेट हो गया सॉलिड फॉर्म में, बाकी जो एयर होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, इसको हम वार्म करेंगे इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम हमने लिया हुआ है उसमें हम इसको सेपरेट करेंगे बाय बॉइलिंग, बॉयल करके. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन सभी गैसेस इजीली सेपरेट हो जाएंगे. तो ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के द्वारा भी आसानी से इसमें समझाया जा सकता है. यदि देखा जाए सबसे कम जो है बॉइलिंग पॉइंट तो हीलियम का होता है, मीन्स सबसे पहले हीलियम ही सेपरेट हो जाएगा. देन फिर बॉइलिंग पॉइंट यदि देखा जाए इनमें से तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा. फिर आर्गन है, ऑक्सीजन है. इस तरह से जो है वन बाय वन गैसेस सेपरेट होंगी और इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस काफ़ी कम होता है. डायग्राम के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं. तो डायग्रामेटिकली भी इसको समझा जा सकता है कि यहाँ से एक फिल्टर लगा हुआ है. ये फिल्टर से होते हुए ताकि एयर में जो भी मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो अंदर ना जा सकें.
उनको रोकने के लिए यहाँ पर हम एक फिल्टर का यूज करते हैं। ये फिल्टर से होते हुए एयर इन होगा, अंदर जाएगा। यहाँ पर है एयर अंडर प्रेशर, मतलब हम यहाँ पर एयर को सबसे पहले कंप्रेस करेंगे। तो एयर हम कंप्रेस करेंगे मीन्स इसके बाद जो एयर जाएगी वो यहाँ पर जो एयर है इट इज ए कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर को हमने भेज दिया फ्रीजिंग यूनिट में। ये यहाँ पर फ्रीजिंग यूनिट लगा हुआ है, फ्रीजिंग यूनिट। फ्रीजिंग यूनिट में ये बाहर में एक चैम्बर है और अंदर में एक पाइप है। उस पाइप में हम ठंडा पानी भेज देंगे। तो ठंडा पानी से जैसे ही ये गैस इस कोल्ड पाइप से टकराएंगी तो ये भी क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो इसके बाद जो भी गैस यहाँ से, अब गैस तो है लेकिन कोल्ड कंप्रेस्ड एयर मिलेगा यहाँ पर। तो इस पाइप से जाएंगे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में, कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर जाएगा। ये सेपरेटर लगा हुआ है, ये यहाँ पर है सेपरेटर। क्योंकि जैसे ही हम एयर को कोल्ड और कंप्रेस करते हैं, ठंडा करेंगे लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म सेपरेटेड आउट। ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देन फर्दर दिस गैस सेंड टू एक्सपांशन जेट। एक्सपांशन जेट में एक बड़ा सा चैम्बर होता है और वहाँ पर एक छोटे स्मॉल पाइप से यहाँ पर गैस को छोड़ते हैं। तो जब स्मॉल पाइप से गैस किसी लार्ज वॉल्यूम में जाएगा, वहाँ पर जो एयर होगा और भी ठंडी हो जाएगी और भी कंप्रेस हो जाएगी। तो और जैसे ठंडी होगी इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर। ये लिक्विड एयर में आ जाएगा। लिक्विड एयर को फिर हम भेजेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जहाँ पर इसको वार्म किया जाता है। तो इससे नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, आर्गन अलग हो जाएगा और बचेगा यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन। इस तरह से तो सभी गैसेस सेपरेट हो जाएंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा। तो हम इसको जो है देखें, जनरली जो एयर है विच इज ए मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस कंपोनेंट गेट सेपरेटेड बाय द यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। Our next topic is separation of pure copper sulfate from an impure sample of copper sulfate। मतलब हमको एक क्या है, इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट दे दिया गया है। उस इम्प्योर कॉपर सल्फेट से हमें उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा करके प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए है। तो जनरली इम्प्योर कॉपर सल्फेट एक तरह से सॉलिड क्रिस्टल्स हैं। ये सॉलिड और प्योर कॉपर सल्फेट भी सॉलिड होगा। और यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ यदि देखा जाए तो इम्प्योरिटीज़ भी सॉलिड्स हैं। तो जनरली दिस इज separated by the crystallization method and crystallization method is used to purify solids। ये सॉलिड को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सॉलिड कंपाउंड्स हैविंग सॉलिड impurities are separated by crystallization method। ये crystallization method के द्वारा इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज यूज टू प्यूरीफाई सॉलिड। ये सॉलिड को ही प्यूरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में मतलब प्यूरीफाई सॉलिड का मीनिंग है यहाँ पर दोनों ही प्योर कंपोनेंट प्लस इम्प्योरिटीज बोथ आर सॉलिड्स, दोनों के दोनों ही यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन। मीन्स सबसे पहले क्या करना है कि इम्प्योर सैंपल का सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगाएंगे जिससे हमें प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कंपोनेंट जो मिल जाएंगे वो अलग हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ उसी सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी। तो सॉल्यूशन से हम क्रिस्टल सेपरेट मतलब क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट करते हैं। अब किस तरह से सेपरेट करते हैं और क्यों सेपरेट हो जाता है ये? बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन जो होता है इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्योर कंपाउंड एंड इट्स इम्प्योरिटीज इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, हर एक मेथड में यदि हम दो कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसमें एक विशेष प्रॉपर्टी होती है।
कभी मतलब एक डिज़ोल्व होता है, कभी डिज़ोल्व नहीं होता है, कभी एक का मतलब मिक्स होता है, नहीं मिक्स हो पा रहा है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट उनके डिफरेंट होते हैं। और इस मेथड में हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी है इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर इम्प्योरिटी और जो प्योर कंपोनेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम प्योर कंपोनेंट को या प्योर कंपाउंड को उसके इम्प्योरिटीज से सेपरेट कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्योर कंपाउंड एंड इट्स इम्प्योरिटीज इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। अब इसको हम किस तरह से जो है यूज करते हैं मेथड में, सबसे पहले क्या करेंगे, तो यदि हम यहाँ पर जैसे इम्प्योर सैंपल ले लें कॉपर सल्फेट का, या कोई भी दूसरा भी सॉल्ट इसी तरह से हो सकता है, एक इम्प्योर सैंपल लेना है इस मेथड में, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में, और इम्प्योर सैंपल को सबसे पहले क्या करना है, डिजॉल्व इन वाटर। इसको हम डिजॉल्व कर लेंगे वाटर में, सॉल्यूशन बना लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में ही इसको डिजॉल्व कर लेंगे टू फॉर्म ए सॉल्यूशन बना लेंगे। अब इन दिस सॉल्यूशन देयर आर मे बी सम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी रह सकती हैं। दिस कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्टर पेपर लगा करके उसको हम फिल्टर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज थी जो डिजॉल्व नहीं हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, फिल्टर पेपर के द्वारा ही सेपरेट कर लिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा फिल्टर्ड सॉल्यूशन। लेकिन ये फिल्टर्ड सॉल्यूशन अभी प्योर नहीं है, इसमें भी ऐसी भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर या सॉल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल हो जाती हैं किसी प्योर कंपोनेंट के साथ। तो फिल्टर्ड सॉल्यूशन लिया, फिर फिल्टर्ड सॉल्यूशन को क्या करना है, थोड़ा सा बॉयल करना है टू रिमूव एक्सेस वाटर। तो यहाँ पर इवापोरेट कर देंगे एक्सेस वाटर को बाय द बॉइलिंग मेथड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड फॉर्म में ला सकें। अब सैचुरेशन का पता कैसे करेंगे कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है नहीं हो गया है, तो एक ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड को इस सॉल्यूशन में, जहाँ पर ये सॉल्यूशन को हम बॉयल कर रहे हैं उसी में थोड़ा डिप करेंगे, और डिप करने के बाद उसके ऊपर मुंह से इस तरह से एयर ब्लो करेंगे। एयर ब्लो करने के बाद ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने से ऐसे थोड़ा सा फिंगर लगा करके और थंब के बीच में इस तरह से हम देखेंगे, यदि हमको फिंगर और थंब के बीच में कुछ क्रिस्टल्स समझ में फील होते हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए हैं, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, मीन्स इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल बनाने के लिए प्रिपेयर हो चुका है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद जैसे ही बन जाएगा, हम वो ग्लास रॉड की हेल्प से इसको पता कर सकते हैं। देन इट कूल स्लोली एट रूम टेम्परेचर विदाउट डिस्टर्बेंस। इसको हम बिना किसी डिस्टर्बेंस के छोड़ देंगे, रख देंगे कुछ समय के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो प्योर कंपाउंड है उसके हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे, मीन्स सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल मिलेंगे, प्लस इम्प्योरिटीज रिमेन सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, और जो इम्प्योरिटीज थी जो डिजॉल्व थी वो ऑलरेडी सॉल्युबल हैं। इसका मतलब है कि प्योर कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी वहाँ पर जो है अभी कम है, इसलिए वो रिक्रिस्टलाइज हो गया सैचुरेशन में, जबकि इम्प्योरिटीज अभी भी सॉल्युबल हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे, ब्लू कलर के जो होते हैं, और यहाँ पर जो भी उसके साथ इम्प्योरिटीज थी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वो वाटर में ही घुली हुई रह जाएंगी। तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करके किसी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज को उनके सॉलिड इम्प्योर सैंपल से रिमूव कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इसी बस में यूज नहीं होता है, इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, और भी जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसके एप्लीकेशन यदि देखे जाए क्रिस्टलाइजेशन मेथड के, यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। हम सी वाटर से क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको यदि हम बॉयल कर लें सी वाटर के और इवापोरेट कर दें उसको, तो हमें उसमें सॉल्ट मिलेगा, लेकिन वो प्योर सॉल्ट नहीं होगा, उस सॉल्ट के साथ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज होंगी। तो उसको यदि हम प्यूरीफाई करना चाहें तो सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर मेथड होगा।
इसी तरह से सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम आल्सो कॉल्ड फिटकरी। तो फिटकरी जैसे फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। यहाँ पर यदि ये इसमें इम्प्यूरिटीज है तो उसको भी हम आसानी से क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो ये और भी बाकी जगह पर जो सॉलिड है, जो क्रिस्टल्स आसानी से बना लेते हैं और इम्प्यूरिटीज जहाँ क्रिस्टल नहीं बना पाती हैं, वहाँ पर हम इसको यूज करके, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी यूज़ किया जाता है और इनऑर्गेनिक में भी यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड को इस तरह से सेपरेट किया जा सकता है। इसी मतलब जो है, जो हम घरों में पानी पीते हैं, क्लोरीनेटेड जो वाटर आता है, वो भी एक एडवांसमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड ही है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर वर्क्स से मतलब घरों के लिए वाटर सप्लाई किया जाता है, इस तरह से उसमें जनरली किया जाता है कि हम जैसे एक वाटर रिजर्वायर होता है, यहाँ वाटर को एक साथ कलेक्ट करते जाते हैं। ये भी मतलब इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ही एक मेथड है। जैसे अभी हमने उसमें क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा, तो वहाँ था सॉलिड और यहाँ पर था वाटर में से इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना है। और इसके बाद ये वाटर को हम रिजर्वायर से भेज देते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ है वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाती है, और सेटल होने के बाद कुछ समय के बाद ये वाटर को हम भेज देंगे लोडिंग टैंक में। ये लोडिंग टैंक में टू सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़, मतलब वे इम्प्यूरिटीज़ विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल साइज, जो कोलाइडल साइज में पाए जाते हैं, या जो बहुत ही स्मॉल साइज के इम्प्यूरिटीज़ हैं, उनको सेडिमेंट होने दिया जाता है, वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते हैं। फिर ये वाटर को हम भेज देते हैं कहाँ पर, एक तरह से ये फिल्ट्रेशन जो है यूनिट लगा हुआ है यहाँ पर, जो वाटर को फिल्टर करता है। तो ये फिल्ट्रेशन टैंक के नाम से भी इसको जानते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक। ये फिल्ट्रेशन टैंक में सबसे ऊपर की लेयर होती है फाइन सैंड, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, फिर थोड़ा होते हैं ग्रेवल, थोड़ा से बड़े पार्टिकल, और सबसे नीचे होते हैं कोर्स ग्रेवल, जो मतलब काफ़ी बड़े पार्टिकल होते हैं। और इसके ऊपर जैसे वाटर आता है तो लेयर बाय लेयर ये धीरे धीरे फिल्टर होता रहता है। और जैसे फिल्ट्रेशन के बाद हम इस वाटर को फिर से कलेक्ट कर लेते हैं टैंक में, जिसका नाम है क्लोरीनेशन टैंक। यहाँ पर क्लोरीन की गोलियाँ, ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से उसमें मिक्स कर दिया जाता है, और कुछ समय के बाद फिर उसको घरों के लिए हम उसमें ड्रिंकिंग पर्पज से उसका वाटर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। आपने भी कई जगह पर जैसे सैंड फिल्टर देखे होंगे, उन सैंड फिल्टर में भी वाटर इसी तरह से फिल्टर होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।